नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा से संबंधित हमारी कहानियां चल रही थी, जिसमें हमने दो कहानियां कंप्लीट कर ली है, कफन और पुरस्कार। तो विद्यार्थियों, हमारी तीसरी कहानी सिलेबस में है यही सच है। मन्नू भंडारी की जो कहानी है वो थोड़ी लंबी कहानी है, तो उसको हम टुकड़ों में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, हमारी परीक्षा की डेट भी आ गई है स्कूल व्याख्याता की, तो अभी हमारे पास टाइम काफ़ी है, तो हम अच्छे से जो है सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो हम आराम से पढ़ेंगे और सारा सिलेबस पूर्ण करेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है। सबसे पहले हम मन्नू भंडारी का जो जीवन परिचय है, उसकी उपलब्धियां हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद में हम इस कहानी को पढ़ेंगे। यही सच है मन्नू भंडारी। लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को मंदसौर जिला मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता श्री सुख संपत राय भंडारी साहित्य और कला प्रेमी थे, इसलिए शिक्षा के साथ साथ मन्नू भंडारी का साहित्यिक अभिरुचियों का भी विकास होता गया। मन्नू भंडारी की शुरुआती शिक्षा अजमेर में हुई और बाद में उन्होंने पश्चिम बंगाल के कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा और साहित्य में MA की डिग्री हासिल की। यहाँ मन्नू भंडारी का संपर्क हिंदी जगत के कई महान साहित्यकारों से हुआ। लेखिका मन्नू भंडारी ने MA की परीक्षा के बाद ही अध्यापन कार्य शुरू किया और प्राध्यापिका बनकर कलकत्ता विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्यापन को ही अपनी आजीविका का मुख्य साधन बना लिया। कलकत्ता रहते हुए मन्नू भंडारी की मुलाकात हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध कहानीकार राजेंद्र यादव से मुलाकात हुई। पहले इनकी पुस्तकों, लेखकों और साहित्यिक विषयों पर चर्चा होती थी, जो बाद में समय के साथ साथ व्यक्तिगत चर्चाओं में बदलने लगी। इस तरह इनका विवाह 22 नवंबर 1959 को कलकत्ता में हुआ। इसके बाद मन्नू भंडारी कलकत्ता से दिल्ली चली आई, जहां वे अपने रिटायरमेंट तक दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध मिरांडा कॉलेज में बतौर प्राध्यापिका कार्यरत रही। मन्नू भंडारी का वास्तविक नाम महेंद्र कुमारी था। जिस नाम से साहित्य जगत में अपने लेखन के माध्यम से प्रसिद्धि हासिल की, वही नाम उन्होंने अपने जीवन के अंत तक बनाए रखा। वह वर्ष 2021 में गुरुग्राम में इनका 90 साल की आयु में निधन हो गया। तो विद्यार्थियों, इनमें तारीख नहीं लिखी हुई है। तारीख इनकी जो है आपके 15 नवंबर है। 15 नवंबर 2021 में गुरुग्राम में इनका 90 साल की आयु में निधन हो गया। मन्नू भंडारी की उपलब्धियां: वर्ष 1981 में महाभोज के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया। भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा वर्ष 1982 में सम्मानित किया गया और वर्ष 1982 में नई दिल्ली में कला कुंज सम्मान पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। वर्ष 1983 में भारतीय संस्कृत संसद कथा समारोह द्वारा पुरस्कृत किया गया। वर्ष 1991 में बिहार राज्य भाषा परिषद द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया। वर्ष 2004 में महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया। वर्ष 2006 में हिंदी अकादमी दिल्ली इस्लाका सम्मान से सम्मानित किया गया और वर्ष 2007 में मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन में भवभूति अलंकरण से इन्हें सम्मानित किया गया। के बिड़ला फाउंडेशन ने उन्हें इनकी आत्मकथा एक कहानी ये भीम के लिए 18वां व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया। अब विद्यार्थियों, इस कहानी के बारे में, इस पाठ के बारे में, इसके परिचय जान लेते हैं कि इस कहानी में है क्या। यही सच है कहानी आज़ादी के बाद लिखी गई एक ऐसी प्रेम कहानी है जो अपने कथ्य और शिल्प में सर्वथा नई और अनूठी है। यह स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता के एहसास से भरी दीपा नाम की युवती की अंतर्द्वंदपूर्ण आत्मकथा सी है, जो अलग अलग शहरों में रहने वाले युवक संजय और निशित से प्रेम करती है। कहानी में निशित का प्रेम उसका अतीत है और संजय का प्रेम उसका वर्तमान। किंतु नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जब वो कानपुर से कलकत्ता जाती रही है, तब निशित से भेंट होने पर उसका अतीत जाग उठता है और वह अनुभव करने लगती है कि निशित के प्रेम में अभी भी उसके लिए प्रेम है। निशित के जो मन में है वो अभी भी जो है दीपा के लिए प्रेम है। दीपा पुनः निशित को प्रेम की दृष्टि से देखने लगती है और उसे लगता है कि उसका निशित का प्रेम ही सच है। कानपुर में उसे संजय का प्रेम और कलकत्ता में निशित का प्रेम उसे इस तरह सच लगता है कि वह समझ नहीं पाती है कि वास्तविक सच क्या है। इसलिए वह एक आसान तर्क का शिकार हो जाती है। जब वहाँ जहाँ वह जिसके साथ रहती है वहीं उसका और उसके प्रेम का सच है। सच की व्याख्या आधुनिक जीवन दृष्टि की देन है। दीपा एक अकेली युवती है, अकेली रहती है, घर परिवार से स्वतंत्र है, इसलिए उसे प्रेम में पूरी तरह की स्वतंत्रता प्राप्त है। वह जैसा चाहे वैसा निर्णय ले। यह आज़ाद स्त्री की आज़ाद मनोदशा का प्रतिबिंब है। सदियों से पुरुष के स्वामित्व में रहने वाली स्त्री का दीपा के रूप में नया संस्करण यहाँ पे
है। तो विद्यार्थियों, आपको पता चला कि दीपा नाम की एक जो है लड़की है और वो पहले निशित से प्रेम करती है और बाद में संजय से प्रेम करती है, और दोनों के ही प्रेम जो है वो जहाँ जहाँ वो रहती है और जिनके साथ उस दोनों का प्यार जो है अपने अपने स्तर पे सच लगता है। वो ये नहीं जान पाती है कि कौन सी बात जो है सच है, किसके साथ उसका प्रेम सच है। यही अंतर्द्वंद में चलती हुई कहानी यही सच है। आप जो है इसको ध्यान से सुनना। अब हम इसको पढ़ेंगे। यही सच है। यहाँ पे जो कहानी शुरू हो रही है वो कानपुर से शुरू हो रही है, और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अक्सर जो है सवाल में पूछ लिया जाता है कि कौन से शहर का नाम कितनी बार आया है। जैसे कानपुर और कलकत्ता, यहाँ पे 2 शहर का जो है नाम दे रखा है, और ये दोनों ही इस कहानी में कितनी बार आते हैं उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो हम शुरू करते हैं इस कहानी को। यही सच है, मन्नू भंडारी की महत्वपूर्ण कहानी। सामने आंगन में फैली धूप सिमटकर दीवारों पर चढ़ गई और कंधे पर बस्ता लटकाई नन्हे नन्हे बच्चों के झुंड दिखाई दिए। तो एकाएक ही मुझे समय का आभास हुआ। घंटा भर हो गया यहाँ खड़े खड़े, संजय का अभी तक पता नहीं। झुंझलाती सी मैं कमरे में आती हूँ। कोने में रखी मेज पर किताबें बिखरी पड़ी है, कुछ खुली कुछ बंद। एक क्षण में उन्हें देखती रहती हूँ, फिर निरुद्देश्य सी कपड़ों की अलमारी खोलकर सरसरी नज़र से कपड़े देखती हूँ। सब बिखरे पड़े हैं। इतनी देर यूँ ही व्यर्थ खड़ी रही, इन्हें ही ठीक कर लेती, पर मन नहीं करता और फिर बंद कर देती हूँ। देखो यहाँ पे जो है लेखिका जो कहानी बता, दीपा नाम की लड़की है, वो जो है अपनी कहानी बता रही है। उसमें वो अब उसका वर्तमान चल रहा है, वो संजय के साथ जो है वो यहाँ पे दिखाई जा रही है। नहीं आना था तो व्यर्थ ही मुझे समय क्यों दिया। फिर यह कोई आज ही की बात है। हमेशा संजय अपने बताए हुए समय से घंटे 2 घंटे देरी करके ही आता है, और मैं हूँ कि उसी क्षण से प्रतीक्षा करने लगती हूँ। इसके बाद लाख कोशिश करके भी तो किसी काम में अपना मन नहीं लगा पाती हूँ। अब जब संजय उसे कहता है कि वो आने वाला है, लेकिन वो अपने जो समय दिया हुआ होता है उससे घंटे 2 घंटे देरी तक ही आता है। और यहाँ पे जो है दीपा कहती है कि मैं दूसरे काम में भी अपना मन नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि उसकी आदत है 1-2 घंटे लेट आने की। वह क्यों नहीं समझता कि मेरा समय बहुत अमूल्य है। थीसिस पूरी करने के लिए अब मुझे अपना सारा समय पढ़ाई में ही लगाना चाहिए, पर यह बात उसे कैसे समझाऊं। मेज पर बैठकर मैं फिर पढ़ने का उपक्रम करने लगती हूँ, पर मन है कि लगता ही नहीं। पर्दे के जरा से हिलने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है और बार बार नज़र घड़ी से सरकते हुए कांटों पर दौड़ जाती है। हर समय यही लगता है कि वह आया। तभी मेहता साहब की 5 साल की छोटी सी बच्ची झिझकती सी कमरे में आती है। अब देखो यहाँ पे मेहता साहब की 5 साल की छोटी सी बच्ची है, वो यहाँ पे आती है। आंटी हमें कहानी सुनाओगी। अब वो क्या पूछती है कि आंटी आप हमें कहानी सुनाओगी। नहीं अभी नहीं, पीछे आना, मतलब बाद में आना। मैं रुखाई से जवाब देती हूँ। वह भाग जाती है। ये मिसेज मेहता भी एक ही है। यूँ तो महीनों शायद मेरी सूरत नहीं देखती, पर बच्ची को जब तब मेरा सिर खाने भेज देती है। मेहता साहब तो फिर भी कभी कभी 8-10 दिन में खैरियत पूछ ही लेते हैं, पर वे तो बेहद अकड़ मालूम होती है। अच्छा ही है, ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती तो क्या मैं इतनी आज़ादी से घूम फिर सकती थी। वो अपने आप से ही बात कर रही है। खट खट खट, वही परिचित पदध्वनि। तो आ गया संजय। मैं बरबस ही अपना सारा ध्यान पुस्तक में केंद्रित कर लेती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए संजय मुस्कुराता हुआ सा दरवाजे पर खड़ा है। मैं देखती हूँ पर मुस्कुराकर स्वागत नहीं करता। अब वो पढ़ने की, ध्यान केंद्रित करने की जो है मुद्रा बनाए हुए है, और यहाँ पे जो है संजय किसके फूल लेके आया है? रजनीगंधा के। आपको ये ध्यान में रखना है बात कि संजय जो है फूल लेके आया है वो रजनीगंधा के फूल है। वह आगे बढ़ता है और फूलों को मेज पर पटक कर पीछे से मेरे दोनों कंधे दबाते हुए पूछता है, बहुत नाराज हो? रजनीगंधा की महक से जैसे सारा कमरा महकने लगता है। मुझे क्या करना है नाराज होकर? रुखाई से मैं कहती हूँ। वह कुर्सी सहित मुझे घुमाकर अपने सामने कर लेता है और बड़े दुलार के साथ ठोडी उठाकर कहता है, अब तुम ही बताओ क्या करता? क्वालिटी में दोस्तों के बीच फंसा था, बहुत कोशिश करके भी उठ नहीं पाया। सबको नाराज करके आना अच्छा भी नहीं लगता। इच्छा होती है कह दूं, तुम्हें दोस्तों का ख्याल है, उन्हें बुरा मानने की चिंता है, बस मेरा ही नहीं, पर कुछ कह नहीं पाती। एकटक उसके चेहरे की ओर देखती रहती हूँ। उसके सांवले चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही है, और कोई और समय होता तो मैंने अपने आंचल से उन्हें पूछ दिया होता, पर आज नहीं। वह मंद मंद मुस्कुरा रहा है। उसकी आंखें क्षमा याचना कर रही है, पर मैं क्या करूँ?
तभी वह अपनी आदत के अनुसार कुर्सी के हत्थे पर बैठकर मेरे गाल सहलाने लगता है। मुझे उसकी इसी बात पर गुस्सा आता है। हमेशा इसी तरह करेगा और फिर दुनिया भर का लाड दुलार दिखाएगा। वह जानता है जो उसके आगे मेरा क्रोध टिक नहीं पाता। फिर उठकर वह फूलदान के पुराने फूल फेंक देता है और नए फूल लगाता है। फूल सजाने में वह कितना कुशल है। एक बार मैंने यूं ही कह दिया कि मुझे रजनीगंधा के फूल बड़े पसंद है, तो उसने नियम ही बना लिया, हर चौथे दिन ढेर सारे फूल लाकर मेरे कमरे में लगा देता था। यहाँ पे देखो, संजय फूल कब लेके आता था? हर चौथे दिन। और अब तो मुझे भी ऐसी आदत हो गई है कि एक दिन भी कमरे में फूल न रहे तो न पढ़ने में मन लगता है न सोने में। ये फूल संजय की उपस्थिति का आभास देते रहते हैं। थोड़ी देर बाद हम घूमने निकल जाते हैं। एकाएक मुझे इरा के पत्र की बात याद आती है, जो बात सुनने के लिए सवेरे से आतुर थी। इस गुस्सेबाजी में जाने कैसे उसे ही भूल गई। सुनो, इरा ने लिखा है, किसी दिन भी मेरे पास इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है, मुझे तैयार रहना चाहिए। यहाँ पे इरा का जिक्र है, जो हो सकता है इसकी दोस्त हो दीपा की। वो कह रही है कि मुझे इरा का जो पत्र मिला था, उसने कहा कि कभी भी उसके लिए इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है। कहाँ? कलकत्ता से? कुछ याद करते हुए संजय पूछता है और फिर एकाएक ही उछल पड़ता है। यदि तुम्हें वह जॉब मिल जाए तो मज़ा आ जाए दीपा, मज़ा आ जाए। हम सड़क पर हैं नहीं तो अवश्य ही उसने आवेश में आकर कोई हरकत कर डाली होती। जाने क्यों मुझे उसका यह इस प्रकार प्रश्न होना अच्छा नहीं लगता। क्या वह चाहता है कि कलकत्ता चली जाऊं उससे दूर? तभी सुनाई देता है, तुम्हें यह जॉब मिल जाए तो मैं भी अपना तबादला कलकत्ता में ही करवा लूं, हेड ऑफिस में। यहाँ की रोज की किचकिच से तो मेरा मन उब गया है। कितनी बार सोचा कि तबादले की कोशिश करूं, पर तुम्हारे ख्याल में हमेशा मुझे बांध लिया। ऑफिस में शांति हो जाएगी, पर मेरी सामय कितनी वीरान हो जाएगी। उसके स्वर की आर्द्रता ने मुझे छू लिया। एकाएक ही मुझे लगने लगा कि रात बड़ी सुहावनी हो चली है। हम दूर निकलकर अपने प्रिय टेकरी पर जाकर बैठ जाते हैं। दूर दूर तक हल्की सी चांदनी फैली हुई है और शहर की तरह यहाँ का वातावरण धुएं से भरा हुआ नहीं है। वह दोनों पैर फैलाकर बैठ जाता है और घंटों मुझे अपने ऑफिस के झगड़े की बात सुनाता है और फिर कलकत्ता जाकर साथ जीवन बिताने की योजनाएं बनाता है। मैं भी कुछ नहीं बोलती, बस एकटक उसे देखती रहती हूँ। जब वह चुप हो जाता है तो बोलती हूँ, मुझे इंटरव्यू में जाते हुए बड़ा डर लगता है। पता नहीं कैसे क्या पूछते होंगे। मेरे लिए तो यह पहला ही मौका है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम भी एक मूर्ख हो। घर से दूर यहाँ कमरा लेकर अकेली रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में घूमती फिरती हो और इंटरव्यू के नाम से डर लगता है क्यों? और गाल पर हल्की सी चपत जमा देता है। फिर समझाता हुआ कहता है, और देखो, आजकल के ये इंटरव्यू आदि तो सब दिखावा मात्र होते हैं। वहाँ किसी जान पहचान वाले से इन्फ्लुएंस डलवाना जाकर, पर कलकत्ता तो मेरे लिए एकदम नई जगह है। वहाँ ईरा को छोड़कर मैं किसी को नहीं जानती। अब उन लोगों की कोई जान पहचान हो तो बात दूसरी है। असहाय मैं कहती हूँ, और किसी को नहीं जानती। फिर मेरे चेहरे पर नजरें गड़ाकर पूछता, निश्चित भी तो वहीं है। और किसी को नहीं जानती? फिर मेरे चेहरे पर नजरें गड़ाकर पूछता है, निश्चित भी तो वहीं है। मतलब संजय को पता है कि निश्चित उसका जो है पूर्व प्रेमी है। होगा, मुझे क्या करना है उससे? मैं एकदम ही भन्ना कर जवाब देती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि अब वह यही बात कहेगा। कुछ नहीं करना, वह छेड़ने के लहजे में कहता है, और मैं भभक पड़ती हूँ। देखो संजय, मैं 1000 बार तुमसे कह चुकी हूँ कि उसे लेकर तुम मुझसे मजाक मत किया करो। मुझे इस तरह का मजाक जरा भी पसंद नहीं है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है, पर मेरा मूड ही खराब हो जाता है। हम लौट पड़ते हैं। वह मुझे खुश करने के इरादे से मेरे कंधे पर हाथ रख देता है। मैं झपट कर हाथ हटा लेती हूँ। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? कौन है यहाँ जो देख लेगा? और देख लेगा तो देख ले, आप ही कुड़ेगा। नहीं, हमें पसंद नहीं है ये बेशर्मी। और सच ही मुझे रास्ते में ऐसी हरकतें पसंद नहीं है, चाहे रास्ता निर्जन ही क्यों न हो, पर है तो रास्ता ही फिर कानपुर जैसी जगह। अब देखो यहाँ पे दीपा जो है उससे कहती है संजय को कि मुझे तुम्हारी ये हरकतें बेशर्मी वाली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाहे रास्ते में कोई भी नहीं हो, लेकिन है तो रास्ता और कानपुर जैसी जगह है, यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा। कमरे में लौटकर मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं, बस बाहों में भरकर एक बार चूम लेता है। यह भी जैसे उसका रोज का नियम है।
वह चला जाता है, मैं बाहर बालकनी में निकलकर उसे देखती रहती हूँ। उसका आकार छोटा होते होते सड़क के मोड़ पर जाकर लुप्त हो जाता है। मैं उधर ही देखती रहती हूँ, निरुद्देश्य सी, खोई खोई सी, फिर आकर पढ़ने बैठ जाती हूँ। रात में सोती हूँ, देर रात तक मेरी आंखें मेज पर लगे रजनीगंधा के फूलों को निहारती है। जाने क्यों अक्सर मुझे भ्रम हो जाता है कि ये फूल नहीं, मानो संजय की अनेकानेक आंखें हैं जो मुझे देख रही है, सहला रही है, दुलरा रही है, और अपने को यूं असंख्य आंखों से निरंतर देखे जाने की कल्पना से मैं लज्जा जाती हूँ। यहाँ पे देखो, लेखिका को जो है रजनीगंधा के फूलों में किसका भ्रम होता है? यहाँ पे संजय की आंखों का भ्रम होता है। आपसे पूछा जाए कि दीपा को रजनीगंधा के फूलों में किसका भ्रम होता है, तो उसको संजय की जो है संजय की अनेक आंखों का भ्रम होता है। उसे ऐसा लग रहा है कि वो आंखें उसे सहला रही है, दुलरा रही है, वो उसे देख रही है। मैंने संजय को भी एक बार यह बात बताई थी कि वह खूब हंसा था। जब संजय को उसने ये बात बताई कि मुझे लगता है कि रजनीगंधा की जो फूल हैं वो तुम्हारी आंखें हैं, तो संजय भी बहुत ही हंसा था। और फिर मेरे गालों को सहलाते हुए उसने कहा था कि मैं पागल हूँ, निरी मूर्खा हूँ। कौन जाने, शायद उसका कहना ठीक हो, शायद मैं पागल ही हूँ। कानपुर, अब कानपुर की बात है। मैं जानती हूँ कि संजय का मन निश्चित को लेकर जब तब संशकित हो उठता है, पर मैं उसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं निश्चित से नफरत करती हूँ। उसकी याद मात्र मेरा मन घृणा से भर उठता है। 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है भला? अब देखो, निश्चित से जब जहाँ पे दीपा को प्रेम हुआ था तब वो 18 वर्ष की थी। फिर 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है भला? मेरा बचपन ही तो होता है, महज पागलपन। सॉरी। उसमें आवेश रहता है पर स्थायित्व नहीं, गति रहती है पर गहराई नहीं। जिस वेग से वह आरंभ होता है, जरा सा झटका लगने पर उसी वेग से टूट भी जाता है, और उसके बाद आहों, आंसुओं और सिसकियों का एक दौर, सारी दुनिया की निस्सारता और आत्महत्या करने की अनेक संकल्प, और फिर एक तीखी घृणा। जैसे ही जीवन का दूसरा आधार मिल जाता है, उन सब को भूलने में एक दिन भी नहीं लगता। फिर तो वह सब जैसी बेवकूफ़ी लगती है जिस पर बैठकर घंटों हंसने की तबीयत होती है। तब एकाएक ही इस बात का एहसास होता है कि ये सारे आंसू, ये सारी आहें उस प्रेमी के लिए नहीं थी, वरन जीवन की उस रिक्तता और शून्यता के लिए थी जिसने जीवन को नीरस बनाकर बोझिल कर दिया था। तभी तो संजय को पाते ही मैं निशित को भूल गई और मेरे आंसू उसी में बदल गए। आहों की जगह किलकारियां गूंजने लगी, और पर संजय है कि जब तब निशित की बात को लेकर व्यर्थ ही खिन्सा हो उठता है। मेरे कुछ कहने पर खिलखिला अवश्य पड़ता है, पर मैं जानती हूँ वह पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है। अब दीपा मन में सोचती है कि भले ही मैं जो है संजय को इस बात का विश्वास दिला दूं कि वो निश्चित से नहीं संजय से प्यार करती है, लेकिन संजय अभी भी पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है। उसे कैसे बताऊं कि मेरे प्यार का, मेरी कोमल भावनाओं का, भविष्य की मेरी अनेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र संजय ही है। यह बात दूसरी है कि चांदनी रात में किसी निर्जन स्थान में पड़े पेड़ तले बैठकर भी मैं अपनी थीसिस की बात करती हूँ, या वह अपने ऑफिस की मित्रों की बातें करता है, या हम किसी विषय पर बात करने लगते हैं। पर इस सब का मतलब तो नहीं कि हम प्रेम नहीं करते। वह क्यों नहीं समझता कि आज हमारी भावुकता यथार्थ में बदल गई है। सपनों की जगह हम वास्तविकता में जीते हैं। हमारे प्रेम की परिपक्वता मिल गई है, जिसका आधार पाकर वह अधिक गहरा हो गया, स्थायी हो गया। पर संजय को कैसे समझाऊं, यह सब कैसे उसे समझाऊं कि निशित ने मेरा अपमान किया है, ऐसा अपमान जिसकी कचोट में आज भी तिलमिला रही हूँ, कचोट से मैं आज भी तिलमिला रही हूँ। संबंध तोड़ने से पहले एक बार तो उसने मुझे बताया होता कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर डाला जिसके कारण उसने मुझे इतना कठोर दंड दे डाला। सारी दुनिया की भर्त्सना, तिरस्कार, परिहास और दया का विष मुझे पीना पड़ा, विश्वासघाती नीच कहीं का। और संजय सोचता है कि आज भी मेरे मन में उसके लिए कोई कोमल स्थान है। छी, मैं उससे नफरत करती हूँ, और सच पूछो तो अपने को भाग्यशाली समझती हूँ कि एक ऐसे व्यक्ति के चुंगल में फंसने से बच गई जिसके लिए प्रेम महज एक खिलवाड़ है। संजय, यह तो सोचो कि यदि ऐसी कोई भी बात होती तो क्या मैं तुम्हारे आगे, तुम्हारी हर उचित अनुचित चेष्टा के आगे यूँ आत्मसमर्पण करती, तुम्हारे चुंबनों और आलिंगनों में अपने को यूँ बिखेरने देती? जानते हो, विवाह से पहले कोई भी लड़की किसी को इन सब का अधिकार नहीं देती, पर मैंने दिया।
क्या केवल इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, बहुत बहुत प्यार करती हूँ। विश्वास करो संजय, तुम्हारा मेरा प्यार ही सच है। निशित का प्यार तो मात्र छल था, भ्रम था, झूठ था। परसों मुझे कलकत्ता जाना है, बड़ा डर लग रहा है। कैसे होगा, कैसे क्या होगा। मान लो इंटरव्यू में बहुत नर्वस हो गई तो संजय को कह रही हूँ कि वह भी साथ चले, पर उसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकती। एक तो नया शहर, फिर इंटरव्यू। अपना कोई साथ होता तो बड़ा सहारा मिल जाता। मैं कमरा लेकर अकेली रहती हूँ, यूँ अकेली घूम फिर लेती हूँ। संजय सोचता है कि मुझ में बड़ी हिम्मत है, पर सच बड़ा डर लग रहा है। बार बार मैं यह मान लेती हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई है और मेरे संजय के साथ वहाँ रहने लगी हूँ और मैं संजय के साथ वहाँ रहने लगी हूँ। कितनी सुंदर कल्पना है, कितनी मादक। पर इंटरव्यू का भय मादकता से भरे इस स्वप्न जाल को छिन्न भिन्न कर देती है। मतलब कभी कभी जो है दीपा ये सोचती है कि उसके इंटरव्यू हो गया और वहाँ पे जो है वो कलकत्ता में संजय के साथ रह रही है, लेकिन जब उसे याद आता है कि उसका इंटरव्यू है तो ये जो सारा जो उसकी जो मादक जो सुंदर कल्पना है वो भय में बदल जाती है और उसे उसकी स्वप्न जाल को छिन्न भिन्न कर देती है। काश संजय भी किसी तरह मेरे साथ चल पाता। अब कलकत्ता। गाड़ी जब हावड़ा स्टेशन के प्लेटफार्म पर प्रवेश करती है तो जाने कैसी विचित्र आशंका विचित्र से भय से मेरा मन भर जाता है। प्लेटफार्म पर खड़े असंख्य नर नारियों में मैं इरा को ढूंढती हुई वहाँ कहीं दिखाई नहीं देती है। नीचे उतरने के बजाय खिड़की में से ही दूर दूर तक नजरें दौड़ाती हूँ। आखिर एक कूली को बुलाकर अपना छोटा सा सूटकेस और बिस्तर उतारने का आदेश दे मैं नीचे उतर पड़ती हूँ। उस भीड़ को देखकर मेरी दहशत जैसे और बढ़ जाती है। तभी किसी हाथ के स्पर्श से बुरी तरह चौंक जाती हूँ। पीछे देखती हूँ तो इरा खड़ी है, रुमाल से चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहती हूँ, ऑफ, तुझे न देखकर मैं घबरा रही थी कि तुम्हारे घर भी कैसे पहुँचूंगी। बाहर आकर हम टैक्सी में बैठते हैं। अभी तक मैं स्वस्थ नहीं हो पाई हूँ। जैसे ही आवड़ा पुल पर गाड़ी पहुँचती है, उगली के जल को स्पर्श करती हुई ठंडी हवाएं तन मन को एक ताजगी से भर देती हैं। इरा मुझे इस पुल की विशेषता बताती है और मैं विस्मित से उस पुल को देखकर दूर दूर तक फैली हुई उगली के विस्तार को देखती हूँ। उसकी छाती पर खड़ी होकर विहार करती अनेक नौकाओं को देखती हूँ, बड़े बड़े जहाज़ों को देखती हूँ। उसके बाद बहुत ही भीड़ भरी सड़कों पर हमारी टैक्सी रुकती रुकती चलती है। ऊंची ऊंची इमारतों और चारों ओर वातावरण से कुछ विचित्र सी विराटता का आभास होता है और इस सब के बीच जैसे मैं अपने को बड़ा खोया खोया सा महसूस करती हूँ। कहाँ पटना और कानपुर, कहाँ यह कलकत्ता। मैंने तो आज तक कभी बहुत बड़े शहर देखे नहीं हैं। सारी भीड़ को चीरकर हम रेड रोड पर आ जाते हैं। चौड़ी शांत सड़क, मेरे दोनों ओर लंबे चौड़े खुले मैदान। क्यों इरा, कौन कौन लोग होंगे इंटरव्यू में? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अरे सब ठीक हो जाएगा, तुम तो और डर। हम जैसे डरे तो कोई बात भी है, तुम और डर। अब वो यहाँ पे इरा क्या कह रही है कि अरे सब ठीक हो जाएगा, तुम और डर। हम जैसे लोग डरे तो अलग बात है। जिसने अपना सारा कैरियर अपने आप बनाया वह भला इंटरव्यू में डरे? फिर कुछ देर ठहर कर कहती है, अच्छा भैया भाभी तो पटना ही होंगे, जाती है कभी उनके पास भी या नहीं? कानपुर आने के बाद एक बार गई थी, कभी कभी यूँ ही पत्र लिख देती हूँ। भाई कमाल के लोग हैं, बहन को भी नहीं निभा सके। मुझे ये प्रसंग कतई पसंद नहीं। मैं नहीं चाहती कि कोई इस विषय पर बात करे। मैं मौन ही रहती। अब दीपा को इस प्रसंग पे बिल्कुल भी बात करना अच्छा नहीं लगता है कि उसके भाई भाभी के बारे में कोई बात करे, क्योंकि उसके भाई भाभी ने शायद जो है दीपा को वहाँ पे रखा नहीं होगा, तो वीरा उनके बारे में बात कर रही है। इरा का छोटा सा घर है, सुंदर ढंग से सजाया हुआ। उसके पति के दौरे पर जाने की बात सुनकर पहले तो मुझे अफसोस हुआ, वे होते तो कुछ मदद ही करते, पर फिर एकाएक लगा कि उनकी अनुपस्थिति में शायद अधिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकूं। उनका बच्चा भी बड़ा प्यारा है। शाम को इरा मुझे काफ़ी हाउस ले जाती है। अचानक मुझे यहाँ निशित दिखाई देता है। मैं शक पकाकर नज़र घुमा लेती हूँ, पर वह हमारी मेज पर ही आ पहुँचता है। बेबस होकर मुझे उधर देखना पड़ता है, नमस्कार भी करना पड़ता है, इरा का परिचय भी करवाना पड़ता है। इरा पास की कुर्सी पर बैठने के लिए निमंत्रण देती है। मुझे लगता है मेरी सांस रुक जाएगी। कब आई? आज सवेरे ही। अभी ठहरोगी? ठहरी कहाँ हो? अब ये सारे सवाल जो है उसे निशित पूछ रहा है। जवाब इरा देती है, मैं देख रही हूँ निशित बहुत बदल गया है। उसने कवियों की तरह बाल बढ़ा लिए हैं। यह क्या शौक चर्राया। उसका रंग स्याह पड़ गया, वह दुबला भी हो गया। विशेष बातचीत नहीं होती और हम लोग उठ पड़ते हैं। इरा को मन्नू की चिंता सता रही थी और मैं स्वयं भी घर पहुंचने को उतावली हो रही थी। यहाँ पे देखो इरा के बच्चे का नाम क्या है, मुन्नू। काफ़ी हाउस में धर्मतल्ला तक
अब काफ़ी हाउस से धर्मतला तक वह पैदल चलता हुआ हमारे साथ आता है। कौन आता है? काफ़ी हाउस से धर्मतला तक पैदल चलता हुआ निशित जो है इरा और दीपा के साथ आता है। इरा उससे बात कर रही है मानो वह इरा का ही मित्र हो। इरा अपना पता समझा देती है और वह दूसरे दिन 9 बजे आने का वायदा करके चला जाता है। पूरे 3 साल बाद निशित का यूं मिलना, यहाँ पे देखो निशित कितने साल बाद मिला है? 3 साल बाद। न चाहकर भी जैसे सारा अतीत आंखों के सामने खुल जाता है। बहुत दुबला हो गया निशित, लगता है जैसे मन में कहीं कोई गहरी पीड़ा छिपाए बैठा है। मुझसे अलग होने का दुख तो नहीं साल रहा है इसे। कल्पना चाहे कितनी भी मधुर क्यों न हो, एक तृप्ति युक्त आनंद देने वाली क्यों न हो, पर मैं जानती हूँ यह झूठ है। यदि ऐसा ही था तो कौन उसे कहने लग गया था कि तुम इस संबंध को तोड़ दो। उसने अपनी इच्छा से ही तो ये सब किया। ये सारी जो बातें हैं दीपा जो है अपने मन में करती है, क्योंकि उसे लगता है कि जब से निशित उससे जो है अलग हुआ है तब से वो खुश नहीं है। एकाएक ही मेरा मन कटु हो उठता है। यही तो है वह व्यक्ति जिसने मुझे अपमानित करके सारी दुनिया के सामने छोड़ दिया था। महज उपवास का पात्र बनाकर, ओह क्यों नहीं मैंने इसे पहचानने से इनकार कर दिया। जब ये मेज के पास खड़ा हुआ था तो क्यों नहीं मैंने कह दिया कि माफ़ कीजिए, मैं आपको पहचानती नहीं। जरा उसका खिसियाना तो देखती, वह कल भी आएगा। मुझे उसे साफ साफ मना कर देना चाहिए था कि मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती, मैं उससे नफरत करती हूँ। अच्छा है, आए कल मैं उसे बता दूंगी कि जल्दी ही मैं संजय से विवाह करने वाली हूँ। यह भी बता दूंगी कि पिछला सब कुछ भूल चुकी हूँ। यह भी बता दूंगी कि मैं उससे घृणा करती हूँ और उसे ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं कर सकती। यह सब सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरे मन में यह बात भी उठ रही थी कि 3 साल हो गए, अभी तक निशित ने विवाह क्यों नहीं किया। करे न करे मुझसे क्या। अब एक बार तो वैसे मन में सोचती और दूसरी बार कहती कि ये विवाह करे या न करे, मुझे इससे क्या वह आज भी मुझसे कुछ उम्मीद रखता है? मूर्ख कहीं का। संजय, मैंने तुमसे कितना कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, पर तुम नहीं आए। इस समय जबकि मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही है, बताओ मैं क्या करूं। नौकरी पाना, यहाँ पे देखो कलकत्ता है, नौकरी पाना इतना मुश्किल है इसका मुझे गुमान तक नहीं था। इरा कहती है कि 150 की नौकरी के लिए खुद मिनिस्टर तक सिफारिश करने पहुंच जाते हैं, फिर यह तो 300 का जॉब है। निश्चित सवेरे से शाम तक इसी चक्कर में भटका है, यहाँ तक कि उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली है। वह क्या मेरे काम में इतनी जल्दी दिलचस्पी ले रहा है? उसका परिचय बड़े बड़े लोगों से है। वह कहता है जैसे भी होगा वह काम मुझे दिलाकर ही मानेगा, पर आखिर क्यों? कल मैंने सोचा था कि अपने व्यवहार की रुखाई से मैं स्पष्ट कर दूंगी कि अब वह मेरे पास न आए। 8:45 बजे के करीब जब मैं अपने टूटे हुए बाल फेंकने खिड़की पर गई तो देखा घर से थोड़ी दूर पर निशित टहल रहा है। वही लंबे बाल, कुर्ता पाजामा। तो वह समय से पहले ही आ गया। संजय होता तो 11 के पहले नहीं पहुंचता। समय पर पहुंचना तो वह जानता ही नहीं। अब देखो निशित जो है समय से पहले पहुंच जाता है और संजय जो है समय से 1-2 घंटे बाद में पहुंचता है। उसे यों चक्कर काटते देख मेरा मन जाने कैसे हो गया, और जब वह आया तो मैं चाहकर भी कटु नहीं हो सकी। मैंने उसे कलकत्ता आने का मकसद बताया तो लगा कि वह बड़ा प्रश्न हुआ। वहीं बैठे बैठे फ़ोन करके उसने इस नौकरी के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर ली। कैसे क्या करना होगा उसकी योजना भी बना डाली और बैठे बैठे फ़ोन से ऑफिस को सूचना दे दी कि आज वह ऑफिस नहीं आएगा। विचित्र स्थिति मेरी हो रही थी। यहाँ पे विवित्र नहीं है, विचित्र है। उसके इस अपनत्व भरे व्यवहार को मैं स्वीकार भी नहीं कर पाती, नकार भी नहीं पाती थी। सारा दिन मैं उसके साथ घूमती रही, पर काम की बात के अतिरिक्त उसने एक भी बात नहीं की। मैंने कई बार चाहा कि संजय की बात बता दूं, पर बता नहीं सकी। सोचा कहीं वह सुनकर दिलचस्पी लेना कम न कर दे। उसके आज भर के प्रयत्नों से ही मुझे काफ़ी उम्मीद हो चली थी। यह नौकरी मेरे लिए कितनी आवश्यक है, मिल जाए तो संजय कितना प्रश्न होगा, हमारे विवाहित जीवन की आरंभिक दिन कितने खुश सुख में बीतेंगे। शाम को हम घर लौटते हैं, उसे बैठने को कहती हूँ पर वह बैठता नहीं है, बस खड़ा ही रहता है। उसके चौड़े ललाट पर पसीने की बूंदें चमक रही है। एकाएक मुझे लगता है कि इस समय संजय होता तो मैं अपने आंचल से उसका पसीना पोंछ देती और वह क्या बिना बाहों में भरे, बिना प्यार किए यूं ही चला जाता। अच्छा तो चलता हूँ। यंत्र चलित से मेरे हाथ जुड़ जाते हैं। वह लौट पड़ता है और मैं ठगी सी देखती रहती हूँ। सोते समय मेरी आदत है कि संजय के लाए हुए फूलों को निहारती रहती हूँ। यहाँ वे फूल नहीं तो बड़ा सूना सूना सा लग रहा है। पता नहीं संजय तुम इस समय क्या कर रहे हो? 3 दिन हो गए किसी ने बाहों में भरकर प्यार तक नहीं किया।
तो यहाँ पे जो है वो कलकत्ता में संजय को याद कर रही है, और निशित को जब आते देखती है और उसके पसीने से भरे ललाट को देखती है तो वो सोचती है कि यदि संजय होता तो मैं उसकी पसीने की बूंदें जो है पोंछ देती, लेकिन ये तो निशित है। और ऐसा जो जब निशित चला जाता है तब वह सोते संजय के जो है फूल निहारती थी, उनको याद कर रही है, और संजय को याद करते हुए कह रही है कि मुझे बहुत सुना सुना लग रहा है कि संजय इस समय क्या कर रहे होंगे, 3 दिन हो गए किसी ने बाहों में प्यार भरकर प्यार तक नहीं किया, और उसे संजय की याद आ रही है क्योंकि उसको 3 दिन हो गए कलकत्ता आते हुए। तो विद्यार्थियों, इससे आगे की जो कहानी है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।